नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हम एक ऐसी महिला शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो मध्य प्रदेश का जो पताका है पूरे देश और विश्व में फैला चुकी हैं। जो ये कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना, आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किलों भरा काम है, लेकिन सिर्फ माउंटेन एवरेस्ट पर ही नहीं, अन्य तमाम कई पर्वतों पर तिरंगा लहराने वाली मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही, पहली महिला पर्वतारोही आज हमारे बीच हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेघा परमार जी। धन्यवाद, थैंक यू। अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक महिला और पर्वतारोहण का काम, ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों से थोड़ी सी जो हैं वो शारीरिक रूप से दुर्बल होती हैं, थोड़ा सा ये माना जाता है, लेकिन आपने इस थ्योरी को ही गलत साबित कर दिया। मध्य प्रदेश में आपने ये साबित कर दिया कि महिलाएं हैं जो सब कुछ कर सकती हैं। गांव से आती हैं आप, पहला सवाल यही है कि आपके मन में पर्वत पर विजय हासिल करने की ये जो विचार है, ये विचार उत्पन्न कैसे हुआ? मुल्टा गांव से हूँ, तो वहाँ पर्वत तो है नहीं, तो आसपास भी नहीं है, कल्पना भी नहीं होती, तो सोचेंगे कैसे। पर कई बार परिस्थितियां आपको अवसर के रूप में आती है, तो मैं कभी कभी धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को कि मुझे गांव में जन्म दिया ताकि मैं गांव के परिवेश को समझ पाई। तो ऐसा भरा पूरा परिवार है जहाँ 6 बुआएं हैं, 12 बहनें हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई। बाद में ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, पर मेरे भाई लोग पढ़ने के लिए गए तो उन्हें बाई का और टिफिन का खाना पसंद नहीं आ रहा था, तो घर पे डिसाइड मेन हुआ था कि भाइयों के खाना बनाने के लिए मेघा को बाहर भेजना है। तो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, जहां मुझे एनसीसी एनएसएस के माध्यम से अवसर और सपने देखने का मौका मिला। तो मैं कहूंगी कि इसमें एनसीसी का भी बहुत बड़ा रोल है, जहां एडवेंचर एक्सपीडिशन के जाते हैं। तो वहाँ मुझे माउंट लद्दाख की समिट करने का मौका मिला, जहां मुझे पहली बार पहाड़ की बर्फ, फ्रिज के रखी हुई बर्फ की जगह देखने को मिली। और आपने जो इस चीज की शुरुआत की कि हाँ, महिलाएं शारीरिक तौर पे उनको हर चीजों का चैलेंजेस शायद ज्यादा लगता होगा, ये प्रकृति भी उन्हें बताती है। तो जब हम पर्वतारोहण भी करते हैं तो यहाँ मासिक धर्म 5 दिन के लिए आता है, वहाँ पूरे 2 महीने आता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड का जो 8000 मीटर का एक्सपीडिशन होता है, तो हार्मोन्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इतने कमजोर अपने आप को फील कर रहे होते हैं कि हमारा येलोइश में ब्लड तब्दील हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, मन करता है चिंपांजी की तरह चलो। हम लोग कई घंटों, क्योंकि पानी पिएंगे तो हार्नेस निकाल नहीं सकते, तो पानी कम पीती तो होंठ सफेद पड़ जाते हैं, यूरिन का कलर रेड हो जाता है। जब मैं डाइविंग करती थी तो समंदर में भी गर्भवती महिलाएं कभी भी डाइविंग नहीं कर सकती, उन्हें गर्भपात हो जाएगा। तो महिलाओं को ये दोनों फील्ड ही अपने आप में चैलेंज दिखा देती है प्रकृति। पर फिर भी प्रकृति आपको बताती है कि 70 समंदर हो या पर्वतारोहण हो, उसमें सफल पर्वतारोही जो होती है वो महिलाएं होती है और 30% पुरुष होते हैं। क्योंकि जब बड़े बड़े क्रवासेस आते हैं, बड़े बड़े लेडर लगे होते हैं, तो वहाँ मेंटल चीज ही आपका काम करती है। और कई लोग, अधिकतर जो पुरुष होते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, और महिलाएं उस चैलेंज को अंदर से सोचती हैं कि हाँ, आप शारीरिक रूप से हमें जज कर सकते हो पर मेंटली नहीं। और वही उनकी मानसिकता और उनकी मानसिक रूप से वो कितनी स्ट्रांग है, इस चीज को दर्शाती है। तो समाज क्या बात है, जब प्रकृति चैलेंज देती है और उसको भी जीत जाती है। बिल्कुल, मेंटली जो है मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि आप बता रही हैं। जब आपने ये निर्धारित किया कि हमें पर्वतारोहण करना है, तो सबसे पहले ये विचार आपके मन में कब आया, और उसके बाद जब आया
तो उसके लिए आपने प्रयास कैसे शुरू किया? पहला प्रयास क्या किया? कहाँ गई? किनसे राय ली? क्या बातें हुई? बातें विस्तार से जानना चाहते हैं। तो ये विचार मुझे 2016 में आया। तब मैं MSW कर रही थी और मैं तैयारी करने के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ने में न्याल नहीं कर सकती, पर अब मुझे कुछ तो करना होगा, तो मैं करूँ क्या? तो मैं खेल में भी अच्छी थी, तो उस दरमियान कई सारे न्यूज़पेपर पढ़ती थी और मैंने तब पढ़ा कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट समिट किया। मैंने फटाफट गूगल करवाया मेरे टीचर को, तो पता चला कि लड़के ने किया, इस तक लड़की ने नहीं किया। तो दिमाग में एक ख्याल आया कि सोचिए हमारे मध्य प्रदेश की नारी शक्ति देश की नारी शक्ति से भी 32 साल पीछे है इस ख्याल को सोचने में, क्योंकि बछेंद्री पाल जी ने 32 साल पहले माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था। तो हम सोच भी नहीं पाए अभी तक कि कोई लड़की माउंट एवरेस्ट चढ़े, 32 साल का गैप सोचने में। तो ये प्रश्न मैं कर ही रही थी और मेरे टीचर, हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। मेरे मन में एक ख्याल आ गया है, तो वो मैं लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। वहां से ख्याल से पहली बार शुरुआत हुई, पर पता नहीं होता था कि माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए लगते हैं, पता नहीं था कि इतनी सारी ट्रेनिंग होगी, पता नहीं था कि वहां मर भी सकते हैं। तो मेरी एक ही कमी है, एक ही ताकत है कि मैं बहुत 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 जिद्दी हूँ, और वही मेरी ताकत है। मैं ठान लूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और ये मेरी कमी भी है, क्योंकि बचपन में मैंने मेरी माँ की मार इसी वजह से सबसे ज्यादा खाई है। तो मेरी चीज वहीं से शुरुआत हुई थी, जिद से। तो आपकी जिद ने, आपने ऐसा जिद ठाना कि आपने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। अब जैसा कि आप बता रही हैं कि ये जिद के कारण हुआ, और जब आपने ये सोचा कि अभी 30 साल का गैप आप बता रही हैं, उस इस बीच में किसी ने सोचा ही नहीं कि हमें क्लाइंबिंग करनी चाहिए, पर्वतों पर जाना चाहिए, पर्वतारोहण करना चाहिए। आपने इस बात को विचार किया, सोचा और अपनी जिद ठानी। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि रुपए पैसे इतना लगते हैं, आपको पता नहीं था। तो जब आप ये विचार, अपनी जिद जरूर अपने अभिभावकों के पास रखी होंगी, माता पिता के सामने रखी होंगी, तो उनका रिएक्शन क्या था? तो मेरे घर में पहली चीज हमेशा ये होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए ये है कि पहले सरकारी नौकरी लगा दो, उसके बाद तुम्हें दूसरे दिन छोड़नी है तो छोड़ देना। सबको पता होता है पेरेंट्स को कि फिर दूसरे दिन सरकारी नौकरी कोई नहीं छोड़ सकता। तो ये हमारे घर डिमांड है एक तरह से। तो मेरी पहली जॉब लगी थी ई-गवर्नेंस में, मैं 2016 में। तब मैंने बहुत पढ़ाई की थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे पहाड़ चढ़ना है तो पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा। बहुत पढ़ा, फिर रिटर्न, फिर इंटरव्यू, फिर मेरी जॉब लगी। फिर मैंने 9 महीने जॉब करी। मेरे घर वाले इतने खुश थे कि अरे चलो भैया, लड़की 36 हजार रुपए कमाने लग गई है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठती है। इतने में घर वाले खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने अब नहीं सोचा था कि मैं ये सब चैलेंजेस के बारे में सोचूंगी। तो मेरी पढ़ाई चल रही थी MSW का 2nd ईयर। तो और जॉब के साथ डिग्री भी नहीं कर सकते थे साथ में। अब क्या किया जाए? तो मैंने घर वालों को बोला कि देखो, आपने मुझे बोला था कि नौकरी लगा देना, फिर छोड़ दोगे, तुम्हें जो करना है वो करो। तो मुझे ना पहाड़ चढ़ना है, मैंने अखबार में ये पढ़ लिया है। तो उन्होंने कहा, फिर से क्या हुआ? मैंने कहा इससे भी बड़ी सरकारी नौकरी लग जाएगी मेरी। तो कई बार घर वालों को आप इस तरह से कन्विंस करते हैं। तो आप यकीन मानिएगा, मैंने इस तरह से कन्विंस किया था, पर पापा को जो ताने सुनने पड़े कि देखो तुम्हारी छोरी पहाड़ जाती फिरे, कहीं हुए वहां पे, वहां तो छोरा भी रहे, तो फिर वो बोलते थे भालू भी रहते हैं वहां। तो फिर उनको एवरेस्ट के बारे में नहीं पता था कि इतना कठिन होता है, इतना पैसा लगता है। सोचिए, जब मैं पहली बार एक्सपीडिशन पे गई तो मैं उनको छोटा फोन दिलाकर गई थी। मेरे पिताजी लाइलोन के जूते पहनते हैं, बहुत सीधे गांव के, बहुत सीधे किसान है। जब मैं एवरेस्ट चढ़ी थी तब पूरी मीडिया गांव आई थी और वो ग्वाड़े में छिप गए थे कि मुझे कैमरा देख के डर लगता है। पर उनका सपोर्ट मैं कहूंगी कि जब उन्होंने फोन में देखा, उन्होंने कहा कि छुरी तूने हमारे बताया नहीं कि मर भी जाए है। तो ये उनकी इस तरह की चीजें थी जो मेरे पिता की थी। अब बात आती है 25 लाख। तो मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास से आती हूँ। तो उस समय
हमारे यहाँ एक बार तो ऐसा हुआ था कि 14,000 रुपए हमने अर्जेंट मांग लिए थे, तो मेरे पिताजी को मेरे छोटे भाई और मेरी फीस भरने के लिए हमारे घर की उछेरी हुई गाय को बेच के वो पैसे उन्होंने भेजे थे। तब से मैं खुद छोटी छोटी जॉब करना शुरू करी थी। तो 25,000 हाथ में नहीं देखेंगे और 25 लाख सोचेंगे तो बहुत बड़ी चीज है। पर वही चीजें जो मैंने आपको मेंशन की कि मैं बहुत तो जिद्दी हूँ। ये इंतजाम करना बड़ा मुश्किल होता है कि 25 लाख का इंतजाम कैसे हुआ, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक भी होंगे, बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी, बच्चियां होंगी जो कुछ सपने देखती होंगी और कभी अपने साहस नहीं कर पाती होंगी कहने का, जैसा कि आपने कर लिया और जिद ठान ली। और दूसरी बात, अगर जो कह भी दिया तो उनके सामने पारिवारिक परिस्थितियां आ जाती होंगी, इसलिए पीछे कर लेती होंगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये 25 लाख का जो क्लाइमेक्स है ये कैसे हल हुआ, ये जो प्रश्न है, ये सवाल है, ये कैसे हल हुआ। तो मुझे लगता है कि आपकी मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता आपके अलावा, चाहे वो आप न्यूज चैनल की बात करें या घर की चीजों की बात करें या कोई कुछ भी। महिलाएं यदि अपने किसी फील्ड में आगे बढ़ती है, उनको अपनी प्रोडक्ट को बेचना हो तो मार्केटिंग करना हो। मैं भी दूर गाँव की थी, मेरे को थोड़ी नहीं पता था कि PR VR कुछ होता है। तो दिमाग चला कि मार्केटिंग कहाँ होती है। तो हर अखबार को आप सुबह उठाओगे तो बड़ा सा इश्तिहार दिखता रहता है। तो मेरा दिमाग वैसे ही चला कि जो इश्तिहार दे रहा है प्रथम पृष्ठ पे, मतलब उसको मार्केटिंग चाहिए। तो ऐसे 500 लोगों के नंबर मैंने निकाले और ये नहीं सोच पाती थी कि पहले HR होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर ये होता है। हम तो गांव के थे तो हम सीधा बोलते, कभी कभी गांव का होना ना बहुत फायदेमंद की चीज होती है। तो उनको सीधा बोलते हैं कि आपके हेड से बात करनी है। तो कुछ लगता है ऐसे हंसी में उड़ा देते थे, कुछ लोग बोलते थे, टाइम दे देते थे कि हाँ मैडम ये टाइम है, आप आके मिल सकती है। अब टाइम मिलने के बाद आपको अपना प्रेजेंटेशन अगले 1 मिनट में देना, तो आप कैसे देंगे। तो जस्ट उससे कुछ दिन पहले सुल्तान मूवी रिलीज हुई थी। जब मैं उनसे मिलने जाती थी तो मैं बोलती थी, सर आपने या मैडम आपने सुल्तान मूवी देखी है? बोलते हाँ देखिए। मैं उनको बोलती थी सुल्तान मूवी में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी, आप मेरे साथ फेमस हो जाओगे, मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन जाऊंगी, जैसे सुल्तान मूवी में कुकर वाला हो गया। कठिनाई के समय साथ देना जरूरी है। तो ये बातें अच्छी तो लगती है, पर शुरुआत में मुझे मात्र 17,000 रुपए इकट्ठे हुए थे, जिसने मुझे हिम्मत दी थी कि यहाँ इस दिशा में काम किया जा सकता है। फिर किसी ने कहा कि वल्लभ भवन में सब लोग बैठते हैं, वो लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। वल्लभ भवन रोज 4 बोतल पानी, एक गुड़ और घी की चुपड़ी रोटी और एक अचारी रोटी लेके पहुंच जाया करती थी। सबको अपनी फाइल दिखाती थी कि मैंने ये कोर्सेज कर लिए, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कोई लड़की नहीं चढ़ी है। कोई मंत्री का द्वार ऐसा नहीं छोड़ा, कई लोग हलकार के भगा देते थे, बहुत चीजें हुई। तो जब आप इस तरह के चैलेंजेस लेंगे तो आपके साथ कई चीजें बीतेंगी भी, इसके लिए भी आपको मेंटली तैयार होना और ये सोचना होगा कि लोग हाँ करेंगे या ना करेंगे। तो ना करने वाले के लिए दुखी नहीं होना है, क्योंकि उनकी परिस्थिति, और हाँ करने वाले का एहसान कभी नहीं भूलना है। मैं आज भी अपनी डायरी में नाम लिख के रखी हूँ उनका, और जब भी एक द्वारपाल ने मुझसे कहा ना कि ये मदद कर सकते हैं, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ के आने के बाद उनको थैंक यू कार्ड देकर आई थी। तो जब आपकी कोई मदद कर दे तो उसे भूलो मत। तो इस हिसाब से मुझे छोटी छोटी मददों से बड़ी बड़ी मदद हुई। और मुझे ट्राइडेंट ग्रुप ने पहली बार स्पॉन्सरशिप दी, क्योंकि उनको एक स्पोर्ट्स पर्सन को स्पॉन्सर करना था। तो उन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश की खिलाड़ी को क्यों ना करें। तो इस तरह से एक ने हाथ बढ़ाया, कई और ने हाथ बढ़ाया, छोटा छोटा बूंद बूंद से घड़ा भरा। मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे 15 लाख की स्पॉन्सरशिप दी, क्योंकि मध्य प्रदेश से कोई लड़की नहीं गई थी। तो वो संघर्ष वहां से शुरू हुआ था और फिर मुझे 25 लाख रुपए की राशि इकट्ठी हो गई। पर मेरे हाथ में नहीं आई थी वो, आपके हाथ में नहीं आती वो, सीधा नेपाल गवर्नमेंट को पहुंचती है वो। नेपाल गवर्नमेंट तक उतनी राशि पहुंची और आप माउंटेन एवरेस्ट फतेह कर पाई। अब सवाल ये है कि ये तो जिद रही, ये तो संघर्ष की कहानी है कि, लेकिन ये संघर्ष की कहानी अधूरी है। अधूरी इसलिए हम कहेंगे क्योंकि ये तो यहाँ पर आपने संघर्ष किया, यहाँ के बाद जब आप माउंटेन एवरेस्ट की तरफ बढ़ी और जब पहला चरण अपना पर्वतारोहण की तरफ, ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने की ओर आप बढ़ी, तो आपके मन में क्या था, क्या सोच रही थी, वो क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही थी आपके मन में कि चलिए यहाँ तक हम आ गए हैं, अब आगे हम पहला कदम बढ़ा रहे हैं, अब क्लाइंबिंग करेंगे, पर्वतारोहण करना शुरू कर चुके हैं। उस समय क्या फीलिंग हुई आपकी? पहाड़ तो आपको हर पल
संघर्ष देता है, जहां आपका दिल 17 मंजिला इमारत चढ़ने के बाद जैसे धक धक करता है, वहां 5345 मीटर पे आपका दिल उतना ही धक 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 करता है। 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है। जो महिला होने के नाते जो चैलेंज बताए वो तो होते ही हैं। उसके अलावा 2-2 किलो के जूते होते हैं, 36 किलो का बैग होता है, बर्फ पे सोना पड़ता है, रात रात भर बर्फ पे चलना पड़ता है। 2 महीने के एक्सपीडिशन में आपकी चमड़े की तरह आपकी चेहरे की 10-10 लेयर निकलती है। लोगों को आप मरते हुए अगल बगल देखते रहते हो, खून की उल्टियां होती है, पेट का एसिड भी बाहर निकलता है। रात को क्लाइंबिंग करते क्योंकि दिन के समय एवलांच आ जाते हैं। हम लोग जब ऊपर चढ़ते हैं तो 6,900 मीटर के बाद, हम कहे 7,000 के अबव हम जब जाते हैं कैंप 3 के बाद, तो वहाँ उसे डेथ जोन कहा जाता है। तो वहाँ पे यदि ब्रश भी हुआ तो उसको काट के लेके जाते हैं। तो वहाँ जिस भी व्यक्ति की डेथ होती है उनकी डेड बॉडीज कभी वापस नहीं आती। तो माउंट एवरेस्ट पे 350 से ज्यादा डेड बॉडीज का गार्बेज है। गार्बेज इसलिए कहा जाता है कि सब लोग न्यूज चैनल में लिखते हैं गार्बेज गार्बेज गार्बेज, तो वो उनके सामानों का और उनका गार्बेज है। कई बार उनके बगल से क्रॉस करना पड़ता है, कई बार उनके ऊपर से भी क्रॉस करना पड़ता है। आपको भी ऐसा करना पड़ा होगा जब करना पड़ता है। तो क्या महसूस आपको हुआ था उस समय? कैसा लगा था कि ये डेड बॉडी के बीच से हम गुजर रहे हैं? डर तो लगता है सर। जी। आप भी ये सोचते हो कि ये भी तो वही करने आया था जो मैं कर रही हूँ, तो ये भाव आता है। और हो सकता है ये भी इमेजिन करते हैं हम कि मैं भी इनमें से एक हूँ, तो ये भाव भी आता है। क्योंकि पर्वतारोहण एडवेंचर स्पोर्ट्स में या तो आप मरते हो या जिंदा रहते हो, दूसरा किसी भी गेम में आप हारते हो, जीतते हो, फेल होते हो, पास होते हो। तो ये अंतर है। वहाँ जब हम लोग लाशों को पार करने के बाद 18 घंटे कंटिन्यू चलने के बाद टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंचते हैं, जहाँ -52 डिग्री टेम्परेचर होता है। उंगलियां निकालेंगे चंद सेकंड के लिए तो काटनी पड़ जाती है। उस जगह पे ना मैं मेघा परमार होती हूँ, ना मैं मध्य प्रदेश की होती हूँ, वहाँ मैं एक इंडियन होती हूँ जिसके हाथ में भारत का झंडा होता है। और ये आप ठहरा चुकी हैं। तो ये जो आपने पूरी वृत्तांत बताए हैं कि इस कठिनाइयों से होकर के गुजरना पड़ता है, क्या आपके साथ कोई ट्रेनर भी होता है या मार्गदर्शक भी होता है उस समय कि आपको इस रास्ते से चलना है तो जल्दी आप पहुंचेंगी, या फिर मार्ग भटक जाएंगी अगर अकेले जाएंगी? तो इस तरह की कोई ऐसा तो नहीं होता है कि मार्ग हमारा एक ही होता है। वहाँ पे अलग अलग हम रूट नहीं लेते, एक ही रूट होता है, पर उसे कहा जाता है शेरपा। तो हमारे साथ हमारे शेरपा होते हैं जो हमें रास्ता बताते हैं कि यहाँ हिडन क्रवासेस है या अनहिडन क्रवासेस है। मुझे लगता है रियल माउंटेन हीरो ही वो हैं। तो मैं तो उन्हीं को मानती हूँ कई दफा। तो वो रास्ता बताते हैं और हम उनको फॉलो करके चलते रहते हैं आगे आगे। तो वो भी आपके साथ उतनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं या कुछ स्थान? उनका काम ही ये होता है मेनली। उनके लंग्स हमारे लंग्स से बड़े होते हैं। कुंभू ग्लेशियर के कुंभू रेंज में वो रहते हैं जी। तो वो रास्ता बताते हैं और उनको फॉलो करके हम जाते हैं। पर कई बार शेरपास की गलती की वजह से भी क्लाइंबरों की डेथ होती है। कई बार शेरपास की मदद की वजह से, मेरे शेरपा थे, मेरे देवदूत थे, उनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। तो कई लोग जिंदा भी उनकी वजह से होते हैं जी। तो क्या ऐसा हुआ था कि आप उनको इतने श्रेय दे रही हैं? ऐसा क्या हुआ था क्लाइंबिंग के दौरान कि आज आप उनकी वजह से जीवित हैं? मैं जब वापस आई थी तो मेरा सिलेंडर खत्म हो गया था। ऐसे टाइम पे शेरपा छोड़ के भाग जाते हैं। मेरा शेरपा उनका मार्क्स मुझे बार बार रख रहा था और ऊपर एक क्लाइंबर की डेथ हो चुकी थी और उनका शेरपा बगल से गुजर रहा था। मेरा शेरपा का वो दोस्त था। तो उसने कहा कि मेरा क्लाइंट तो मर गया, उसका बचा हुआ सिलेंडर है। तो जब मैं मर रही थी, मेरे को एक सांस नहीं आ रही थी उस समय, मेरे शेरपा मुझे छोड़ के भाग सकता था, वो गया नहीं। मैं उनसे कई बार पूछती थी कि क्यों छोड़ के नहीं गए आप मुझसे? वो बोलते हैं कि आज तक कोई भी क्लाइंबर बाहर का आता है दूसरी कंट्री का तो वो हमें बड़े सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, पर तुम मुझे ऐसे घर का भाई की तरह ट्रीट करती थी कि एक निवाला भी खाती थी तो पूछती थी दाई आप भी लोगे क्या? तो कई बार हमारी इंसानियत भी कितना चीज वो कर देती है कि मेरी तो जान बच गई उससे। तो मेरा शेरपा मुझे छोड़ के भागा नहीं क्योंकि उनको लगता है उनका घर का बच्चा मर रहा है कोई। मुझे सिलेंडर मिला और मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती सांस मिली। तो मैं ये मानती हूँ कि शेरपा का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है जो मैं आज आप सबके सामने स्क्रीन पे जीवित बैठी हुई हूँ। बहुत ही ये जो दृश्य आपने बताया है वो अगर जो आदमी करे तो
वास्तव में बहुत ही ये दर्दनाक दृश्य इसे कहा जा सकता है। और वास्तव में मानवता जो होती है, वहाँ पर शेरपा ने मानवता दिखाई, क्योंकि आपने सबसे पहले उनके साथ मानवता से पेश आए थे। अब धीरे धीरे क्रम करके आप माउंटेन एवरेस्ट पे पहुंची। तिरंगा हाथ में होगा, तिरंगा माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पे आपने लगाया, क्या लगा उस समय? तो जितनी बार हम इस चीज का जिक्र करते हैं तो मैं आपके साथ मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंच जाती हूँ। -52 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ से दुनिया के सारे पहाड़ छोटे हैं, जहाँ से दुनिया गोल नजर आती है। वहाँ कोई मैं मेघा नहीं हूँ, एमपी से नहीं हूँ, वहाँ भारत की बेटी बनके, मध्य प्रदेश की बेटी बनके टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे खड़ी हूँ और भारत का झंडा निकालती हूँ। तो एक ही गाना आता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो इससे ऊपर या तो आसमान है या भगवान है। तो वो फीलिंग जब होती है ना एक भारतीय होने की, भारतीय तिरंगे के उस टेम्परेचर में निकालने की, वो ऐसा महसूस होता है कि हमने हमारे देश के लिए कुछ तो करे, कम से कम कुछ तो किया। तो बस अब जब माउंटेन एवरेस्ट को आपने उस पर विजय हासिल कर ली, तो अब भारत आप लौटी होंगी, तो चारों तरफ हर्षोल्लास होगा, फूल मालाएं होंगी, आपके गले में स्वागत हो रहा होगा। कैसा वो क्षण कैसा था? आज तक वो मैं चीज भूल नहीं पाती हूँ कि मेरे पापा को जाने से पहले जितने ताने मिल रहे थे उतने ही लोग उनको कंधे पे उठा के फुटबॉल की तरह घूम रहे थे। तो वो दृश्य मेरे लिए बहुत कीमती है आज भी, एक बेटी होने के नाते, कि मैं मेरे गांव पे, मेरे ओटले पे खड़ी हूँ, जहाँ कई लोग कुछ दिन पहले मेरे पापा को कितना ताने मार रहे थे और मेरे एवरेस्ट सबमिट करने के बाद वो उनको कंधे पे घुमा रहे हैं। जब वापस आते हैं तो पीठ के पीछे भारत का झंडा एकदम ऐसे लहरा रहा होता है। और मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनी थी एवरेस्ट सबमिट करने वाली। तो मध्य प्रदेश में पूरा गौरव का माहौल था। मुझे इतनी दुआएं मिली हैं हर जगह से, पर मुझे सबसे बड़ा चीज लगता है कि मेरे एवरेस्ट चढ़ने के बाद कई हजारों बच्चियों के पेरेंट्स मुझे फोन करके बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी हिम्मत खुल गई कि हम लोगों को बोल पाते हैं कि देखो उनने उनकी बेटी को पहाड़ तक अकेले भेज दिया, तो हम हमारी बेटी को कॉलेज तक तो भेज सकते हैं। बिल्कुल, तो कई सारी बच्चियों के पिता इस चीज, अपना पहाड़ है, कॉलेज तक भेजने वाले अपनी बच्चियों को, वो वहां तक पहुंचा पाए। एक सवाल और हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये तो पहाड़ों का रहा, लेकिन एक सवाल और है कि उसके बाद बच्चियों के लिए आपने क्या क्या किया, क्या सोचा, क्या किया, क्या कर पाई, क्या करना चाहती हैं? जी। बेटियों के लिए मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि पहला हमने एक कैंपेन डिजाइन किया था कि जन्म का उत्सव एक जैसा, क्योंकि गांव में आज भी फटाका फूटता है तो पूछते हैं लोग, अरे फटाका फूटा है, किसी के घर लड़का हुआ है शायद। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी यही बस गया कि फटाका तभी फूटता है जब किसी के घर लड़का होगा। तो हमने इसको चेंज किया कि जन्म का उत्सव एक जैसा, लड़की हो लड़का हो या कोई तीसरा लिंग हो हमारे जैसा, हमें इस तरह की सोचों को अपडेट करना पड़ेगा। तो गांव में हमने इस कैंपेन में सरपंच और गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इन्वॉल्व किया। इसका असर ये हुआ कि अब गांव में जब भी किसी के घर बच्ची या लड़का या लड़की कुछ भी होता है तो ये दोनों के टाइम ढोल बजता है या दोनों के टाइम थाली बजती है या दोनों के टाइम गुड़ बटता है। तो जन्म का उत्सव एक जैसा हुआ। गांव में जो बच्ची, जिसके घर पिता, जिसके घर बेटी पैदा होती, तो गांव के पुरुष उसको घेर के ऐसे बोलते थे, अरे छोरी हुई तेरे घर, देखो शेम चीज फील करते थे। उसको प्राउड फील कराने के लिए हमने गांव की दूध की डेयरी पे उसे माला पहना के आधा किलो का घी देना शुरू किया। तो पहले तो खुद को अच्छा लगा कि यार मेरे को सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि मेरे घर बेटी हुई है। और गाँव में चौराहे से लेके घर तक पहुंचते थे माला डाल के, तो लोग अच्छी बात कर, छोरी हुई इसलिए सम्मान हुआ। तो सोच को ही बदलना पड़ेगा, वो भी जड़ से। तो उस पर मुझे काम करने का अवसर मिला। हमने ब्लैकमेलिंग के खिलाफ काम किया। बच्चियां क्योंकि ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हैं इस समय, छोटी छोटी बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, घर छोड़ देती हैं। उसका बहुत बड़ा कारण होता है ब्लैकमेलिंग। तो हमने कैंपेन डिजाइन किया था कि पहला कदम ही सुरक्षा है। बच्चियों को भी बोला था कि मम्मी पापा मारेंगे, मार तो नहीं डालेंगे। जो काम आपने किया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किया। जी जी। तब 2019 से लेकर 2023 तक मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर थी। तो मुझे ग्राउंड पे काम करने का अवसर मिला और मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी। और आगे क्या करना है? अभी मैं एक कोच के रूप में हूँ। देश भर के से 25 स्टूडेंट है मेरे, जिनको मैं ट्रेन कर रही हूँ उनके पहाड़ चढ़ने के लिए। और मेनली मेरा मन ये है कि जहाँ से मैं आई हूँ, बरगद का पेड़ होता है ना, बरगद क्या करता है, हमेशा अपने तने
को स्ट्रांग करता है, बड़ा होता है, उछड़ता है और फिर एक और नई अपनी जड़ धीरे धीरे डालने की कोशिश करता है ताकि वो और स्ट्रांग हो सके। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस बरगद के वृक्ष से कुछ सीखूं और अब मुझे इस प्रकृति ने, परिस्थिति ने बहुत कुछ दे दिया है। अब बस मुझे नई नई जड़ें स्ट्रांग करनी है ताकि देश को और मध्य प्रदेश को, समाज को, महिलाओं को कुछ दे सकें। Yes. जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें की, यहाँ आई और जो आपका इंटरव्यू देख रही होंगी महिलाएं, बच्चियां, वास्तव में उनके अंदर ये साहस आया होगा और इसी साहस की तो जरूरत है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि कुछ करने की चाहत हो तो कोई रोक नहीं सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं। तो महिलाएं आज काल के कपाल पर लिख करके गीत गा रही हैं और ऐसा ही हर महिला को, हर भारतीय महिला को बनना होगा, तभी उनकी सार्थकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।